नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कमोडिटी बाजार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से कृषि जिनसों की। जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटी का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे भावों की कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है। शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कैसर सीड से। तो हम देख रहे हैं कि कैसर सीड का जुलाई वादा इस वक्त 5100 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। कैसर सीड के जो फंडामेंटल से मजबूत है, वो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से डिमांड और सप्लाई फैक्टर थोड़ा बहुत प्रभावित होता हुआ नजर आया था। अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटती रहेंगी, डिमांड और सप्लाई एक बार फिर से काबू में आते हुए नजर आ पाएंगे और कैसर सीड में आने वाले दिनों में फिर तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी। ये सब बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का जुलाई वादा देख रहे हैं कि इस वक्त 6915 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन मस्टर्ड सीड के जुलाई वादे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल देख रहे हैं कि हम इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वादा वो 1216 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है वो बीते सत्र के मुकाबले यहाँ से टूट चुका है। बीते सत्र में हम देखा था कि रिफाइंड सोया तेल का बाजार 1240, 50, 60 इसी दर में कारोबार करता हुआ नजर आता है। वहीं आज 1216 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वादे के अंदर इस वक्त हाल फिलहाल में बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वादा देख रहे हैं कि इस वक्त 6956 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और सोयाबीन के अंदर इस वक्त आधे फीसद की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन खाद्य तेल एडिबल ऑयल पैक का जो बाजार है वो कुछ नरमी के साथ खुलता हुआ नजर आया है। आइए जान लेते हैं रूपा जी से कि उनकी खाद्य तेल पर क्या राय है। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि खाद्य तेल का जो बाजार है कुछ नरमी के साथ खुलता हुआ नजर आया। अब आपको यहाँ से क्या लगता है कि खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है इस कारोबारी सप्ताह, क्योंकि खबर भी निकल के सामने आई है कि अमेरिका के अंदर जो खाद्य तेल है उनके अंदर भी उठापटक का दौर जारी है। खाद्य तेलों के अंदर कभी नरमी तो कभी तेजी विदेशों के अंदर भी देखने को मिल रही है। देखिए, खाद्य तेलों के अंदर अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश। अब तेजी जो है वो गायब हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि वापस से कोई बाउंस बैक जो है बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीपीओ में गिरावट है, रिफाइंड सोयाबीन रिफाइंड तेल के अंदर गिरावट आई है, सोयाबीन ऑयल में भी गिरावट आ रही है। लेकिन सोयाबीन को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि बाकी एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड जो है अब यहाँ से एक बार रेंज बाउंड होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाजार जो है वो थम से गए हैं और अभी तेजी की तरफ फिलहाल जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि अभी खाद्य तेलों का जो बाजार है वो तेजी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाजार जो है खाद्य तेलों का वो थम सा गया है। रूपा जी, जानना चाहेंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू में अभी हाल फिलहाल में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा। देखिए अखिलेश, सीपीओ में अभी फिलहाल जो है वो 980 तक नीचे लुढ़क सकता है मार्केट। जिस तरीके से आज हमने देखा है 1000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 980 तक जा सकता है। वहां से एक बार देखना होगा कि मार्केट सस्टेन करता है या वहां से बाउंस बैक देता है। फिलहाल ट्रेंड जो है अब एक बार कमजोरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी, रूपा जी, एक सोयाबीन को लेकर आपसे सवाल रहेगा कि पहले सरकारी आंकड़े निकल के सामने आए थे, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी सोयाबीन की बुआई को लेकर, वो ये निकल के सामने आई थी कि इस साल बीते वर्ष के मुकाबले सोयाबीन का जो रकबा है वो 10% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब खबरें जो निकल के सामने आई हैं वो ठीक उसके विपरीत हैं। खबरें ये हैं कि किसानों के पास सोयाबीन बीज की भारी किल्लत है, किसानों को सोयाबीन का बीज बुआई के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है? एक तरफ तो रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि बुआई ज्यादा देखने को मिल सकती है, बुआई का क्षेत्र ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों पर प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई देखी थी। लेकिन अब जब किसानों के पास बीज ही नहीं है तो वो बुआई कैसे बढ़ पाएगी? 10% की बुआई कब कैसे बढ़ पाएगी और उसका कीमतों पर आगे जाके क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या सोयाबीन की बुआई बढ़ पाएगी या नहीं, और दूसरा कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? डाटा निकल कर आ रहे हैं उसके चलते तो यही दिखाया जा रहा है कि आगे सोयाबीन का रकबा जो है वो बढ़ सकता है और रकबा अगर बढ़ता है तो कीमतों के ऊपर दबाव की आने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो सिनेरियो है इंटरनेशनल मार्केट्स को अगर हम देखें तो वहां पर भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर आ रहा है और दूसरा हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी कीमतों में यहाँ उछाल आया है। अभी तो देखिए लॉकडाउन है और उसके बावजूद कीमतें इतनी ऊपर हैं। अगर सारी स्थितियां नॉर्मल होती तो
डिमांड और ज़्यादा पिकअप होती तो प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर चले जाते। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार जो है अभी आगे आने वाला सिनेरियो कैसा रहेगा ये तो बहरहाल डिपेंड करेगा कि कैसा प्रोडक्शन निकल कर आता है। लेकिन कीमतें जो है अभी के लिए बहुत ज़्यादा गिरेंगी भी नहीं तो, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई भी दिखाई नहीं देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बाजार जो है वो 6500 से लेकर ऊपर में 7200 तक ट्रेड करता दिखाई दे सकता है सोयाबीन का। जी, तो यानी कि अभी जो उठापटक का माहौल है, जो असमंजस, जो सस्पेंस बना हुआ है, वो अभी जारी रह सकता है। अभी सोयाबीन के अंदर रूपा जी के अनुसार नीचे में 6500 और ऊपर में 7200 तक इस दायरे में सोयाबीन में कारोबार दर्ज किया जाएगा और सोयाबीन की कीमतों का प्रभाव ठीक रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ पाएगा। ये से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हमने लास्ट वीक 5200 के लेवल्स भी टेस्ट होते हुए देखे थे, लेकिन वहां पे सस्टेन एक बार फिर से नहीं हो पाया है। रूपा जी अब आपको क्या लगता है कि अगर चना जो इस वक्त 5150 का हाई लगा चुका है, अगर 5200 के ऊपर निकल जाता है तो चने में आने वाले दिनों में फिर क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं चने के अभी हाल फिलहाल के अंदर? देखिए चने के अंदर तो तेजी का रुझान है अखिलेश। देखिए 5000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन है जी। मुझे इसमें गिरावट नहीं लगती। मुझे लगता है कि चना वापस से 5200 के ऊपर अगर जाता है तो 5500 तक ऊपर जा सकता है। मेरे हिसाब से चने के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चने के फंडामेंटल्स मजबूत है, चने में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। चने में आने वाले दिनों में अच्छी खासी कीमतें बनती हुई नजर आ सकती हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा कि जो बिनौला खल 2900 के पार जा चुका था, वही बिनौला खल पहले 2800 पर आया, फिर 2800 से अब 2700 के लेवल का लो लगा चुका है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है कि ये जो निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं, क्या ये अच्छे लेवल से बिनौला खल में खरीदारी करने के लिए निचले स्तर पर, या फिर बिनौला खल में अभी ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलना सही रहेगा? देखिए बिनौला खल में फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जिस हिसाब से बाजार लुढ़का है और अभी देखना होगा कि ये 2760 के नीचे अगर गिर जाता है तो फिर थोड़ा सा और प्रेशर आता हुआ टेक्निकली हम देख सकते हैं। फंडामेंटल तो इसका सपोर्टिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन 2760 का एक अहम सपोर्ट रहेगा नीचे में। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 2700 तक लुढ़क सकता है। अदरवाइज यहाँ से एक बार एक्सपेक्टेड है कि 2780 2760 के आसपास से खरीदारी लौट सकती है। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल के अंदर अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चलने में ही फायदा रहेगा। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो अब खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, उसके भी काफ़ी पेशेंट्स अब भारत के अंदर भी देखने को मिल चुके हैं। अब आपको क्या लगता है अगर तीसरी लहर आती है तो मसालों का रुझान कैसा देखने को मिल पाएगा? क्या हल्दी की खपत बढ़ती हुई नजर आ पाएगी और क्या उसका असर उसकी कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए किस मसालों की बात कर रहे हैं आप? जी रूपा जी, मसालों में हल्दी के बारे में अगर तीसरी लहर आती है, क्योंकि अब भारत के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट्स काफी देखने को मिल चुके हैं, तो इससे अब आपको क्या लगता है कि क्या हल्दी की खपत पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ पाएगा और क्या खपत बढ़ने से कीमतों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए अगर तीसरी लहर आती है, जैसा कि एनालिसिस भी निकल कर आ रहे हैं कि 75 to 80% कंफर्म है कि तीसरी लहर का आना, तीसरी लहर आएगी ही आएगी। और ऐसे में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको देखा जा सकता है और हो सकता है कि इसकी डिमांड आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन फिलहाल तो जो डिमांड पहले निकली थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, जिसके चलते लगातार हम हल्दी में गिरावट देख रहे हैं। और अब भी हल्दी जो है आज भी 1 से 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। स्टॉक बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो अभी फिलहाल के लिए बाजार सुस्त है। लेकिन हाँ, अगर तीसरी लहर आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि डिमांड पिकअप हो सकती है। जी, यहीं से रूपा जी आप देख रहे हैं कि जीरे में थोड़ी बहुत बढ़त बनती हुई नजर आई है। जो जीरा हमने 13,300 पर देखा था, अब वो जीरा 13,500 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। वहीं से खबर ये भी निकल के सामने आई है कि जीरे का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 से 15% तक कम रह सकता है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा देखने में मिल पाता है तो जीरे की कीमतें कहां पर जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए अखिलेश, जीरा तो फिलहाल लंबे अरसे से हम देख रहे हैं 13,000 से 14,000 के बीच में ही घूम रहा है। यहाँ से अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी डिमांड पिकअप नहीं हुई है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी अभी लोग जो है वो नहीं मना पा रहे हैं और डिमांड जो है इस वजह से कम होती दिखाई दी है जीरे की। और अभी तो मुझे लगता है कि जीरा इसी रेंज में रह सकता है, 13,000 से 14,000 के बीच में घूमता रह सकता है। कोई बहुत ज्यादा जीरे के अंदर अभी फिलहाल पोटेंशियल दिखाई नहीं देती। जी,
यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आपको ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है कि गम और सीड के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा आज? देखिए, ग्वारगम और ग्वार सीड की अगर अखिलेश बात करें तो ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अब गम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6500 और सीड जो है वो 4200 तक जा सकती है, लेकिन बाजार जो है वहीं से नीचे लौटते हुए दिखाई दिए हैं। तो जब डिप आती है तो बस वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 6300 के आसपास गम में 6500 का टारगेट ले सकते हैं, 4000 के आसपास ग्वार खरीद सकते हैं और 4200 का टारगेट ले सकते हैं। 4000 अगर टूटता है तो ग्वार वापस से 3800 तक नीचे जा सकता है सीड। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं लगती। शॉर्ट टर्म आप स्ट्रेटेजी बाइंग की बनाकर चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार में शॉर्ट टर्म में, छोटी अवधि में ग्वार के अंदर ग्वार कॉम्प्लेक्स में खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। वैसे रूपा जी के अनुसार ग्वार में कोई लंबी तेजी या खास तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, अगर पूरे वीक की बात करें तो अखिलेश मुझे लगता है वीक ऑन वीक बेसिस पे मुझे तो यहाँ से एक तो चने में पोटेंशियल दिखाई देती है, स्लोली स्टडी विन द रेस। और मुझे लगता है कि चना एक ऐसी कमोडिटी हो सकता है जो धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चने के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं पर हल्दी जो आज गिरावट दिखा रही है, अगर नीचे में 7200 के आसपास आ जाती है तो वहां पर बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। इनफैक्ट अगस्त वायदा की बात करूं तो 7400 के आसपास अगस्त वायदा में बाइंग लेकर चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आप चना और हल्दी के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। आज इंट्राडे में आप चना और हल्दी के अंदर अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं और ये दोनों ऐसी एग्री कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंदर आज आप पोजीशन बना के चली सकते हैं और ये दोनों कम्युनिटीज़ आपको आने वाले दिनों में ही मुनाफे की तरफ लेके ज़रूर जाएंगी। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।